I'm your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Ahmedabad, KPK, Pakistan. After completing few lectures on Bohr atomic model, today we are going to start next lecture of atomic spectra, which is failure of Bohr atomic model, or you can say defects of Bohr atomic model or Bohr atomic theory. Although Bohr atomic model successfully explain various aspects of hydrogen atom, or structure of an atom, or emission spectral line, or you can say it successfully explain the concept of stationary orbit, quantized orbit, conservation of angular momentum, quantized radius, size of hydrogen atom, structure of atom, emission spectrum of hydrogen, etc. etc. But even though there exist certain drawbacks in Bohr atomic model, what are those drawbacks? What are the defects present in the Bohr atomic model? The first one is that Bohr theory could not applicable on many electron system. It is only applicable on hydrogen and hydrogen like atom. बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो सिंगलेट स्टेट सिस्टम पे एप्लीकेबल है. सिंगलेट स्टेट सिस्टम मीन those system are those atom which contain only one electron. As we know that hydrogen atom contain single electron in their outermost shell, or lie in the first shell of the atom. So if you apply hydrogen atomic model or Bohr atomic model on many electron system, those atom which contain multi electrons, poly electron system, या ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, ग्रेटर है, तो वहां बोयर थ्योरी कंप्रिहेंसिवली फेल हो जाती है. इसका रीजन ये है कि बोयर ने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया था तो उसने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोलम्बिक फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, सिर्फ और सिर्फ उसको इन्वॉल्व किया था. जब मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी मैनी इलेक्ट्रॉन, बहुत से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के आपस की इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्सेस हैं, रिपल्सन फोर्सेस, वो, और इसी तरह न्यूक्लियस में प्रोटॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. यानी हाइड्रोजन का एटम जो है उसके न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है, तो जब आप मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाई एटॉमिक नंबर वाला मॉडल जो है उस एटम पे अप्लाई करेंगे तो एक तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन डेंसिटी, प्रोटॉनों की तादाद इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा जो ऑर्बिट में बहुत से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी आपस की इंटरेक्शन, उनके दरमियान एडिशनल फोर्सेस आ जाएंगी. तो इसलिए हम हाइड्रोजन एटम्स को या बोर एटॉमिक मॉडल को हाइड्रोजन एटम या सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम या ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम इस पे अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दें, आयोनाइज कर दें तो उसमें डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इस तरह डबली आयोनाइज लिथियम. बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दें तो उस पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस तरह सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम, डबली आयोनाइज लिथियम एटम एंड ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम एटम इस पे अप्लाई किया जा सकता है. तो कॉम्प्लिकेटेड एटम जो है, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, उन पे बोर थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती. तो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. सेकंड ड्रॉबैक ये है कि बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन्स और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. जैसा कि फर्स्ट ड्रॉबैक में था कि ये सिर्फ सिंगल स्टेट सिस्टम पे अप्लाई होती है, तो बोर एटॉमिक मॉडल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जब ये हायर एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होके वापस आता है तो एज ए रिजल्ट इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम आउटपुट के तौर पे मिलता है. ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो अगर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे तो ये जो स्पेक्ट्रा है ये मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके स्पेक्ट्रम को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता. यानी कॉम्प्लिकेटेड एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में बोर एटॉमिक मॉडल फेल हुआ है. थर्ड ड्रॉबैक ये है कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. व्हाट डज इट मीन बाय फाइन स्ट्रक्चर? जैसा कि
प्रीवियस टू ड्रॉबैक में बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होकर वापस आता है तो एज ए रिजल्ट एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन डेफिनेट वेवलेंथ और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की एमिट होती है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये है कि अगर इस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को हम किसी अच्छी रिजॉल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करें, स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करें, स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जर्व करें, तो बेसिकली दिस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन is divided into component lines, many component divided. This is called fine structure of the spectral line which could not be explained by Boyle. अगर आप अपनी हाथ की फिंगर टिप्स को देखें तो नेकेड आई से ये बजाय बहुत सी लाइन ओवरलैप किए नजर आएंगी, लेकिन जब हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस ले लें, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फिंगर टिप्स के ऊपर लाइंस हैं ये डिवाइड होते नजर आएंगी। इसी तरह सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो बोयर स्पेक्ट्रम में हमें आउटपुट के तौर पे मिली थी, अगर उसको हाई रिजॉल्विंग पावर वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व किया जाए तो वो बेसिकली मेनी लाइंस पे कंसिस्ट करती है। इस टर्म को कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोयर। फोर्थ वन ये आता है, Boyle theory could not explain motion of electron in three-dimensional space. They did not complete answer for the distribution as well as arrangement of electron around the nucleus of an atom. Boyle ने ये कहा कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट है जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट या अलाउड ऑर्बिट कहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की थ्री डायमेंशनल स्पेस है। इसके पर्टिकुलर शेल के अंदर सब शेल्स हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और उनकी अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस है, लोकेशन है, वॉल्यूम है, जहां इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किया जाता है। तो बोयर ने सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया, हालांकि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं बाय ओबेइंग सर्टेन रूल्स। चार क्वांटम नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्टेट और बिहेवियर को कंप्लीटली न्यूक्लियस के बाद डिफाइन करते हैं। बोयर इंट्रोड्यूस्ड ओनली सिंगल क्वांटम नंबर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी है, स्पिन क्वांटम नंबर भी है। तो मुख्तसरन ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को बोयर एक्सप्लेन नहीं कर सका है। फिफ्थ इफेक्ट ये है, ड्रॉबैक ये है, जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट ये है कि व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू मेनी लाइंस। Splitting of spectral line in the presence of magnetic field is called Zeeman effect. यानी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के ऊपर जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो मेनी कंपोनेंट लाइन में डिवाइड होगी। इस इफेक्ट को फर्स्ट टाइम जीमन ने स्टडी किया था, जिसे जीमन इफेक्ट कहा जाता है, विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोयल। इसी तरह नेक्स्ट आता है स्टार्क इफेक्ट, यानी अगर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो दोबारा से स्पेक्ट्रल लाइन जो है कंपोनेंट लाइन में डिवाइड हो जाएगी। इसको स्टार्क ने स्टडी किया, इसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, which could not be explained by Boyle. Next one आता है exact position and velocity of an electron. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोयर एटॉमिक मॉडल को, बोयर थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी कैलकुलेट करके दी। और फर्स्ट ऑर्बिट में हम जब क्वांटाइज रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट बोयर रेडियस जो है उसकी वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कैन बी इजीली बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फर्स्ट बोयर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी आप यू कैन कैलकुलेट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बाय कैलकुलेटिंग स्पीड यू कैन कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि the maximum position and momentum of an electron, the product of position and momentum of an electron is nearly equal to Planck constant. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine exact position and momentum of an electron simultaneously.
It would mean that if you want to find the position of an electron accurately, momentum will become uncertain. Similarly, if you want to find momentum of an electron accurately, position become uncertain. तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, जबकि बोयर एटॉमिक मॉडल के तहत पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन की जा रही है. सो हम यहां से ये कह सकते हैं बोयर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसी तरह लास्ट वन ड्रॉबैक ये है कि Boyer only introduced particle nature of electron. They could not explain wave nature of the electron. Or you can say Boyer could not explain wave particle duality concept of an electron. Electron is a material particle. उसने कहा था कि सिर्फ ये पार्टिकल है, और पार्टिकल कहते हुए वो अपने सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव भी नहीं कर सका, एक्सप्लेन भी नहीं कर सका. लेटर ऑन डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन बॉयर ऑर्बिट के ऊपर अप्लाई किया गया. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया गया, जिसमें ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव्स बनती हैं और इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुआ. तो डियर स्टूडेंट, ये थे बॉयर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी इसको पढ़ने में. ये स्क्रीनशॉट ले लें. तो सी यू अगेन.